नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। बांग्लादेश में पीएम मोदी बोले, मुक्ति युद्ध के शहीदों को नमन, मैंने भी दी थी गिरफ्तारी। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे के लिए बांग्लादेश पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनका स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ द ऑनर दिया। बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश पहुंचे हैं। बांग्लादेश में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने शेड्यूल के मुताबिक सबसे पहले ढाका में सावर में शहीद स्मारक पहुंचे। वहां उन्होंने पौधारोपण किया। वहीं शहीद स्मारक में पीएम मोदी ने विजिटर्स बुक में संदेश लेकर अपने हस्ताक्षर किए। शुक्रवार की शाम पीएम मोदी ने ढाका में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। यहां उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को साल 2020 का गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा। रहमान की छोटी बेटी शेख रेहाना ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। पीएम मोदी ने मुक्ति युद्ध में शामिल जवानों को नमन किया। उन्होंने इस कार्यक्रम में न्योता देने के लिए बांग्लादेश को धन्यवाद करते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कैसे मनेगी होली और ईद, केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया सख्ती का आदेश। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ से देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जोर पकड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ होली से ईद तक कई त्यौहार भी आने वाले हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर लिखकर कई निर्देश दिए हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि त्योहारों के दौरान भीड़ को नियंत्रण रखा जाए और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों को पालन कराया जाए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी में कहा कि त्योहारों के दौरान भीड़ पर नजर रखें और इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाएं। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों के नाम लिखी चिट्ठी में कहा है कि आप जानते हैं कि देश एक अहम मोड़ से गुजर रहा है क्योंकि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इस स्थिति के आकलन के बाद गृह मंत्रालय ने 23 मार्च को गाइडलाइन जारी की थी। इसमें जोर दिया था कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जाए। आगे उन्होंने लिखा कि आगामी त्योहारों होली, शबे बारात, फसलों से जुड़े त्योहार, ईस्टर, ईद उल फितर आदि के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करें और कोरोना नियमों का पालन कराया जाए, जैसे कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखा जाए। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी लेटर जारी किया गया है। असम में शाह की दहाड़, बोले भाजपा लाएगी लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को असम के कामरूप में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में ढेरों सारी बातें हैं मगर सबसे बड़ी बात लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून लाना है। शाह ने कहा कि अगर भाजपा की सरकार सत्ता में आएगी तो ये कानून लाने पर काम जरूर करेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बिखरी हुई पार्टी है। इनके पास भाई बहन के पर्यटन के अलावा कोई और एजेंडा नहीं बचा है। कांग्रेस असम का विकास नहीं कर सकते हैं। असम का विकास मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ही कर सकती हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि मैं आज असम से कहकर जाता हूं कि कांग्रेस पार्टी कितना भी जोर लगा दे, बदरुद्दीन अजमल को असम की पहचान नहीं बनने देंगे। भारत की सऊदी अरब को दो टूक, कहा भारत अब उनसे तेल खरीदेगा जो उसे सस्ती कीमत पर देगा। जी हां, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बड़ी खबर आई है। अगर अभी पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों से परेशान हैं तो पेट्रोलियम मंत्री ने पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ा बयान दिया है। भारत की तरफ से सऊदी अरब से तेल की कीमतों पर ठंडी प्रतिक्रिया मिलने के बाद भारत ने शुक्रवार को कहा कि अब वह किसी भी देश से तेल खरीदेगा जो उसे सस्ती और अनुकूल व्यावसायिक शर्तों पर तेल देगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत आयात पर निर्णय लेते समय अपने सभी हितों को ध्यान में रखेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि हम तेल का उपभोग करने वाले राष्ट्र हैं। हमें लंबे समय तक ऊर्जा का आयात करना होगा। जो भी सस्ता और आसान होगा हम उनसे खरीद लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सस्ती दरों पर तेल की आपूर्ति करना हमारी प्राथमिकता है। जो भी देश को यह करना होगा हम वह करेंगे। मजदूरों को कम किराए पर आवास देने की योजना को योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी।
जी हां, आपको बता दें कि शहरों में रोजगार की तलाश में आने वाले प्रवासी मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों को रहने की अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने बजट 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना का ऐलान किया था। इस योजना को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत आवासीय और शहरी कार्यालय मंत्रालय ने प्रवासी शहरी गरीब मजदूरों के लिए किफायती रेंटल आवास और कॉम्प्लेक्स योजना की शुरुआत की है। यह योजना शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए किराए पर घरों के निर्माण, उनके रख रखाव और संचालन के लिए निजी और सरकारी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देगी। आपको बता दें कि ARHC के तहत ये योजनाएं PM आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल मिशन की अवधि मार्च 2022 तक मंजूर और स्वीकृत फंडिंग वाली होगी। मिशन की अवधि के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के लिए फंड जारी करने और योजना को पूरा करने के लिए अलग से 18 महीनों का वक्त दिया जाएगा। मुंबई मॉल में बने कोविड अस्पताल में लगी आग, 11 मरीजों ने गंवाई जान। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई के एक मॉल में स्थित अस्पताल में आग लगने से कोविड-19 के 11 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 70 अन्य मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भांडुप इलाके में स्थित ड्रीम्स मॉल सनराइज अस्पताल में आधी रात के कुछ देर बाद आग लग गई। यह अस्पताल 5 मंजिला मॉल की तीसरी मंजिल पर स्थित है। हादसे वक्त कोविड-19 के मरीजों के अलावा और भी मरीज अस्पताल में थे। करीब 12 घंटे बीतने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि आग मॉल में नीचे से ऊपर की ओर फैली। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जरूरत के हिसाब से राज्य में कोरोना अस्पताल बनाए गए। जान गंवाने वालों में से वे मरीज शामिल हैं जो कि वेंटिलेटर पर थे। त्रिपुरा में चुनावी रैली से लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं का वाहन हुआ हादसे का शिकार, 5 की मौत। जी हां, आपको बता दें कि साउथ त्रिपुरा में शुक्रवार शाम को एक बड़ा हादसा हुआ, जहां लोगों से भरा एक वाहन हादसे का शिकार हो गया। इस घटना में 5 की मौत हुई है, जबकि 6 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको आनंद फानन में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी तक इस हादसे की सटीक वजह नहीं पता चल पाया है, लेकिन पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता एक चुनावी रैली में गए थे। रैली खत्म होने के बाद जब वहां से पिकअप के जरिए लौट रहे थे, तभी एक बाजार के पास सड़क के किनारे पेड़ से टकरा गया। इसके बाद वो गड्ढे में जा गिरा। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 घायल लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया। घटना पर राज्य के बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।